नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है जनरल स्टडीज। दोस्तों, यह हमारा डेमो लेक्चर है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा इंडियन पॉलिटी, और सब टॉपिक है प्रियम्बल। ठीक है, तो हम प्रियम्बल के बारे में कुछ एमसीक्यू आज देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी में हर साल इसका एक तो क्वेश्चन जरूर आता है प्रियम्बल से। मान लो अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से एक क्वेश्चन तो आपका इसमें से जरूर होगा, ये हमारी गारंटी है। और साथ ही साथ यूपीएससी के हम प्रीवियस ईयर के दो क्वेश्चन जो है 2020 और 2019 दोनों ईयर के जो क्वेश्चन है वो प्रियम्बल से कैसे रिलेटेड है और डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो भाई क्वेश्चन तो हम चालू करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने बोला आपको कि ये डेमो लेक्चर है, तो शुरुआत में हम कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, ये भी स्टेटमेंट ये इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं कि प्रियम्बल आखिर क्या है। जैसे कि डेफिनेशन ऊपर दिया है, यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है, प्रियम्बल इट इज इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट इन द डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स पर्पस, मतलब ऑब्जेक्टिव एंड अंडरलाइंग फिलोसफी। इसका जो तत्व ज्ञान है, इसमें जो प्रियम्बल में या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसका एसेंस क्या है, उसमें क्या दिया है, उसका एक जो आईना है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, वो अपना प्रियम्बल है। दैट इज द प्रियम्बल। इट इज नॉर्मली नोन एज परफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है which contain the spirit और essence of the constitution। इसमें essence दिया है, essence माने उसका जो तत्व है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रियम्बल में दिया है। इसका मतलब प्रियम्बल कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी से हर साल इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको सिंपली पढ़ लेते हैं थोड़ा। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of the state and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitutional Assembly, the 26th day of November 1949, hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution। तो हिंदी में भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसका। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसका हर एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जैसा सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ हम इसका क्वेश्चन वन बाय वन इसको हम देखते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे के स्लाइड में आपको मिलेगा फर्स्ट एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा। फर्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सा वाक्य सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज November 26, 1949। क्या बोल रहा है? द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसका जो अमल बजावनी हुआ वो कौन से तारीख से शुरू हुआ। तो बोल रहा है ये November 26, 1949 को। सेकेंड स्टेटमेंट, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन January 26, 1950। तो 26 जनवरी 1950 को इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन इन 1974। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1974 को हुआ, ये बोल रहा है। लास्ट स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनमें से कौन सा सही है भाई? चलिए सोचिए फटाफट, आपको 10 सेकंड मिलते हैं।
तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, ये बताना है। तो आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। 10 सेकंड में आपको डिसाइड करना है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है भाई, किसी भी एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं। हाँ, घर बैठो आप पढ़ते रहो, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए लास्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। हाँ, जो आप लोगों को पता है भाई थोड़ा बहुत, तो उस स्टेटमेंट पे पहले जाओ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये है, ऐसी चीज है कोई? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा है जो कि लिखित स्वरूप में है, अनरिटन नहीं है। डी तो वैसे भी गलत हो चुका है, डी जो है ये वैसे भी गलत हो गया। अब आते हैं सी वाला स्टेटमेंट, ठीक है। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन इन 1974। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कोई यूपीएससी या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको अगर पता नहीं है तो भाई बहुत गलत बात है, बहुत नाइंसाफी है, ठीक है। 1974 जो है इसमें ये नहीं हुआ था, ये तो हुआ था 1976 को, 1976 को 44 हुआ था 1978 को, और 42nd अमेंडमेंट था 1976 को। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, डी भी, सी भी गलत और डी भी गलत। अब आते हैं ये दो स्टेटमेंट, तो ये हो गया कन्फ्यूजन। स्टेटमेंट पूरे के पूरे सेम है, खाली डेट चेंज किया है। एक नवंबर 26 1949 है और जनवरी 26 1950 दिया है। जैसा कि आप अगर समझते हैं कि अपने प्रियम्बल में ये कहाँ पे मेंशन किया है, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज 26 1949, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज 26। तो देखिए प्रियम्बल पढ़ते, चलिए प्रियम्बल पढ़ते फटाफट। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द 26th day of November 1949 hereby adopt, enact and give the ourselves this constitution। तो ये जो है ये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी हिंदी जो है थोड़ा अलग लेवल का हिंदी आता है हर बार यूपीएससी में, तो आप उसको समझ सकते हैं। तो ये जो है हमारा जो दिया है ये ऑप्शन में, ठीक है। तो भाई इसमें जो है दिया है इनेक्ट किया था नवंबर 26 1949 को, ठीक है, ठीक है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जनवरी 26 1950 को हुआ। इसका मतलब अपना सही एंड करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट वन। द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जनवरी 26 1950, ठीक है। 1950 जनवरी 26 को इम्प्लीमेंट हुआ था, किया था इम्प्लीमेंट, ठीक है। और इनेक्ट कब किया था, तो नवंबर 26 1949 को इनेक्ट किया था। और इम्प्लीमेंट, इनेक्ट मतलब एक एक्ट के रूप पे या फिर एक लिखित रूप में इसको सबके द्वारा जो है वो परमिशन मिला था नवंबर 26 1949 को, और इम्प्लीमेंटेशन इसका जनवरी 26 1950 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सेकंड एमसीक्यू ये रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर। अब सेकुलर का मीनिंग क्या होता है भाई, सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, डेमोक्रेटिक का, रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए। चलिए सेकुलर का मीनिंग क्या होता है ये देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये रहा आपके सामने, रिलीजन। सेकुलर का मीनिंग रिलीजन होता है। सेकुलर का मीनिंग वन रिलीजन गवर्नमेंट होता है क्या। सेकुलर का मीनिंग ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट होता है, या फिर ऑल माइनॉरिटी आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट होता है। देखिए बताए सेकुलर मतलब क्या होता है भाई। यहाँ पे अपना हिंदी या फिर अपना जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकुलर का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब धर्म को छोड़ के, ठीक है, मतलब धर्म को छोड़ के, ठीक है, सेकुलर। तो भाई रिलीजियस, तो आपको समय मिलता है 10 सेकंड का, शुरू होता है आपका समय। आपको भी समय देना चाहिए भाई, हर सभी चीज़ थोड़ी ना मैं बताऊँ। चलिए डिसाइड करिए। आई होप आपने फाइनलाइज किया होगा आंसर को। तो सेकुलर का मीनिंग धर्मनिरपेक्ष होता है, मतलब धर्म को छोड़ के या फिर धर्म में किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए। ये सिंपल सा है, मतलब इतना समझ लो कि सेकुलर है, इंडिया है सेकुलर कंट्री है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो सेकुलर का मीनिंग क्या होता है कि भाई
हम धर्मनिरपेक्ष स्टेट है। तो रिलीजियस हो सकता है नहीं, वैसे भी गलत हो गया, रिलीजियस तो वैसे ही गलत हो गया। वन रिलीजन गवर्नमेंट, एक जैसा मुस्लिम कंट्रीज बोलते हैं, अरब कंट्रीज बोलते हैं, या फिर किसी धर्म का जो है एक सेपरेट कंट्री बना है तो उसको एक रिलीजियस कंट्री, क्या हिंदुस्तान है या कि मुस्लिम का कोई अरब स्थान है, या जो भी कुछ भी मान लो आप, कौन सा भी स्थान बोल लो, क्या ऐसा कंट्री है? हाँ, वन रिलीजन गवर्नमेंट है अपना, तो ये भी नहीं है। बाद में ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल माइनॉरिटी आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट। सो ये माइनॉरिटी है, रिलीजन है। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, तो धर्म ये है, रिलीजन मतलब धर्म है, और सभी धर्मों को इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट। माइनॉरिटी का ये तो सरासर गलत हो गया है, ठीक है। तो ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द सही स्टेटमेंट। तो सी आपका यहाँ पे सही हो गया। सेकुलर का मीनिंग है ऑल रिलीजियस आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नजर में सब धर्म समान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वर्ड पे भी आता है, जैसा हमने शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ठीक है। तो वर्ड पे अगर आप आ रहे हैं, मतलब सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, इनमें से कौन सा वर्ड जो है इसमें नहीं है, ये पूछा है। सिंपल सा है भाई, इतने सारे वर्ड दिए आपको, 10 15 20 25 वर्ड दिए है। हाँ, ये प्रेम्बल में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तो वर्ड कौन सा, मतलब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक है रिलीजियस, सेकंड वन इज है सेकुलर, थर्ड वन इज है रिपब्लिक, एंड लास्ट वन इज सोशलिस्ट। चलिए फटाफट आंसर दे, 10 सेकंड में आपको आंसर फाइनलाइज करना है। तो जैसा आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो आपको भाई रटा होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि वर्ड टू वर्ड अगर वर्ड पता रहना चाहिए तो आपको रटा होना। तो डिसाइड किया आपने, ठीक है, आपको लाइन पता होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो वर्ड जो दिए है ना शुरुआत में, इसी से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो सेकुलर आ गया, रिपब्लिक आया, सोशलिस्ट आ गया, रिलीजियस भाई प्रियम्बल में कहीं पे नहीं दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का है ए, रिलीजियस। रिलीजियस इज नॉट इन द प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स। भाई प्रियम्बल जो है अपना जो प्रस्तावना है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने संविधान की, वो कितनी बार अमेंड की गई है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको पता होगा शायद। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आपको 2, 2 बार किया है, 1 बार किया है, 3 बार किया है, और 1 भी बार नहीं किया है। तो बताइए। सो टाइम तो आपका शुरू हो गया है, और इसको मुझे नहीं लग रहा कोई टाइम की जरूरत है, लेकिन तो इसका खाली एक ही बार जो है अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इज 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भाई एक ही बार अमेंड किया गया था, अमेंडमेंट किया था। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, ठीक है, 1976 का जो 42nd वाला अमेंडमेंट था, उसी टाइम इसको अमेंड किया गया था। और अमेंड क्या किया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड नहीं है अभी अपना, ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर इसलिए नहीं दिया कि नंबर का कुछ मतलब नहीं है भैया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। नंबर गए, चलो ठीक है। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रीएम्बल आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कौन से कंट्री से हमने ये 3 वर्ड उठाए हैं, लिए है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। लिबर्टी माने आपका स्वतंत्र, लिबर्टी है ना भाई, हम आज़ादी आज़ादी बोलते हैं, दैट इज लिबर्टी। इक्वालिटी दैट इज अ समानता, एक जैसा। फ्रैटर्निटी दैट इज अ बंधुता, भाईचारा, ठीक है। ये तीनों वर्ड जो है हमने कहाँ से लिए हैं, जो कि हमारे प्रीएम्बल में है।
liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, opportunity and fraternity is assuring the dignity of the individual. ऐसा प्रियम्बल में दिया है एज इट इज। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी ये कहाँ से लिया? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, या फिर अमेरिका से, फ्रेंच से, ब्रिटिश से, या फिर कनाडा से। कुछ 10 सेकंड है, आंसर फटाफट डिसाइड करो 10 सेकंड में। ऑप्शन आपके क्लियर है, क्वेश्चन भी क्लियर है, बताइए आंसर फटाक से, मतलब बताइए, मतलब डिसाइड कीजिए आपके मन में। तो इसका सही आंसर है भैया, हमने ये सब लिया है फ्रेंच से। कहाँ से लिया है? करेक्ट आंसर आपका बी है, फ्रेंच से। ये तीनों वर्ड लिए हैं हमने, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द अल्टीमेट सोवरेनिटी अथॉरिटी फ्रॉम, सोवरेन अथॉरिटी फ्रॉम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ब्लैंक प्लेस है वहां पे। द अल्टीमेट सोवरेन अथॉरिटी ऑफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फ्रॉम, जो अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो किससे किससे है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, बताइए। फर्स्ट प्रेसिडेंट, अल्टीमेट अथॉरिटी है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट से ली गई है, मतलब कौन राजा कौन है भाई अपने इस इंडिया का? प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर पीपल ऑफ इंडिया। अल्टीमेट सॉवरेन अथॉरिटी फ्रॉम, तो आपका समय शुरू होता है, सोचिए। ये देखिए इसमें खेल जाता है यूपीएससी बहुत बार, अल्टीमेट सोवरेन अथॉरिटी फ्रॉम, बस इस इन वर्ड में सोवरेन अथॉरिटी फ्रॉम, ये फ्रॉम जो वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, इसलिए आपको प्रीपोजिशन ग्रामेटिकल भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए। चलिए इसका सही आंसर है आपके सामने पीपल ऑफ इंडिया। द अल्टीमेट सोवरेन अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अल्टीमेट सोवरेन अथॉरिटी जो ली गई है वो पीपल ऑफ इंडिया से है। अल्टीमेट सोवरेन अथॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी, जो अधिकार है वो किससे है? पीपल ऑफ इंडिया से है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? फाइनल अथॉरिटी। वहाँ पे क्या पूछा था? अल्टीमेट अथॉरिटी। यहाँ पे क्या था? अल्टीमेट सॉवरेन अथॉरिटी, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेट कौन करता है भाई? इंटरप्रेट करने की ताकत किसके पास है? आपके सामने ऑप्शन रहे, ए प्रेसिडेंट, सेकंड सुप्रीम कोर्ट, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन और लास्ट वन पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेम रह गए क्योंकि क्वेश्चन अलग है, आंसर अलग है, ऑप्शन आपके सेम है। तो बताइए ऑप्शन का इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। द फाइनल इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल अथॉरिटी इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? समय शुरू होता है आपका, आप चलिए बताइए फटाफट 10 सेकंड में, 10 सेकंड में आपको आंसर डिसाइड करना है। तो समय यहाँ पे आपका ख़त्म हो चुका है। तो अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन द फाइनल अथॉरिटी इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को जो है वो इंटरप्रेट कौन करता है भाई? सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट, प्रेसिडेंट करता है? नहीं करता है। पीपल ऑफ इंडिया इंटरप्रेट करने बैठेगा तो फिर तो हो गया काम। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करता है भाई। अगर मान लो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई अगर लॉ पास किया है, कोई एक्ट पास किया है, या फिर कोई बिल लाया है, ठीक है, तो उसको अगर मान लो कोई चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अगर कोई एक्ट पास किया तो, ठीक है, तो उसको अगर चैलेंज किया है तो उसको इंटरप्रेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो किसके? सुप्रीम कोर्ट की। तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर सकता है, ये आपके मन में क्लियर रखो भाई। ना कि प्रेसिडेंट, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस सही आंसर है बी है द करेक्ट। तो आंसर तो बी है तो है ही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कोने में आया है, यूपीएससी
प्रीलिम्स 2020 का ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कैसे रिलेट करता है आपको अभी समझ में आ जाएगा कि भैया कैसे खाली एक पेज के प्रियम्बल से आपके यूपीएससी में एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो ये 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आपके सामने ये रहा। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑप्शन फर्स्ट a part of constitution but has no legal effect, a part of constitution but has no legal effect independently of other parts, not a part of constitution has no legal effect either, a part of constitution and has the same legal effect as any other part। तो भैया जी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्या है, मैंने पहले ही बताया था। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, बताओ, फाइनल करो, है या नहीं है, ये क्लियर करो पहले भैया। तो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो यहाँ पे नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो गया, बात खत्म। अब बचा एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सी इज रॉन्ग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज द एनी अदर पार्ट, ठीक है। और नो लीगल इफेक्ट है अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट ऑफ तीन बोल रहे हैं कि भाई ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूपीएससी का जो रिचनेस है ना क्वेश्चन का, रिचनेस बोलते हैं। तो ये एक तो आप इजीली एलिमिनेट कर दिए, लेकिन तीन क्वेश्चन जो है लगभग सिमिलर है, ठीक है। सेम लीगल इफेक्ट एज द एनी अदर पार्ट, तो लीगली कभी इन्फोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने इसको कि भैया प्रियम्बल में ऐसा ऐसा दिया है, जैसा हमारे फंडामेंटल राइट है कि भाई फंडामेंटल राइट आप वायलेट कर रहा है कोई अगर एजेंसी है या गवर्नमेंट खुद है, अगर फंडामेंटल राइट अगर वायलेट करे तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। तो वो लीगल इफेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये लीगल इफेक्ट प्रियम्बल के इसमें पक्ष में सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? नहीं दे सकता, कोई भी कोर्ट नहीं दे सकता कि भैया ये जो है प्रियम्बल है कि इसमें ऐसा दिया है और आपने ये वायलेट किया है, ऐसा नहीं। हाँ, अल्टीमेटली जो प्रियम्बल में वर्ड दिए वो दिए है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, बाकी अदर्स लॉज में, लेकिन जो प्रियम्बल है ये लीगली इफेक्ट नहीं डालता है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है कि भैया प्रियम्बल में ये दिया है इसलिए आप ये नहीं कर सकते। सो इस लीगली इफेक्ट नहीं होता इसका। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, हैव द सेम लीगल इफेक्ट एज द अदर पार्ट, ये जो स्टेटमेंट है दी इज अ गलत स्टेटमेंट, इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो सी ऑलरेडी आपको चला गया। अब चलते हैं पार्ट, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स। देखिए ये है आधा सच और ये है पूरा सच, तो यूपीएससी क्या चाहेगी भाई, पूरा सच चाहेगी, ठीक है। तो ये तो सही है भाई, आधा सही, लेकिन आगे भी तो कुछ लगा है ना। तो इस एक मतलब सबसे सही कौन सा है, सबसे सटीक कौन सा है, तो दैट इज द योर आंसर। तो आपको 10 क्वेश्चन में से इसमें दो में से डिसाइड, ये तो नहीं है भाई बिल्कुल, ये दो में से डिसाइड करके आप बताओ। चलो 10 सेकंड है आपके पास, ये बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो पार्ट तो है, लेकिन उसका लीगल इफेक्ट है या नहीं है, ये बात है। और लीगल इफेक्ट नहीं है तो अदर पार्ट से क्या रिलेशन है। टाइम खत्म हो गया है और आपका सही आंसर है अ पार्ट बी इज करेक्ट आंसर, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, ठीक है। ये जो है पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है, लेकिन इसका लीगल इफेक्ट जो है इंडिपेंडेंटली अदर पार्ट्स के ऊपर नहीं होगा, ये इसमें दिया गया है, ठीक है। ये आधा सच है, ये पूरा सच है और सटीक आंसर। तो यूपीएससी हमेशा सटीक आंसर पूछते हैं, तो बहुत लोगों के इसी में गलत हो चुके हैं 2020 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। सो ये आपको हर एक वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2021 के प्रीलिम्स का आएगा, वो भी प्रीएम्बल से कैसे रिलेट है ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, which of 3 words were added to preamble by the 42nd amendment to 1976। ठीक है, ऐसे कौन से 3 वर्ड है? देखिए, और 2021 का क्वेश्चन जो है वो हम आगे लेंगे, उससे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 को ऐसे कौन से 3 वर्ड है वो ऐड किए थे? अमेंडमेंट कितने बार हुआ भाई? एक ही बार हुआ, ठीक है। और वैसे क्या अमेंड किया था, मतलब ऐसे कौन से 3 वर्ड है जो 42nd अमेंडमेंट 1976 को ऐड किए थे? फर्स्ट इज सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी, सेकंड वन सोवरेन डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी रिपब्लिक, सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड लास्ट वन इज सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चलो सोचिए और बताइए। आपको अगर प्रीएम्बल अच्छे से पता है तो आपको आंसर मिनटों सेकंड में दे सकते हैं, मिनटों का तो जरूरी नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होना तय है, ठीक है। तो फाइनली आपने डिसाइड कर लिया होगा, ठीक है। 10 सेकंड मिलते हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं रहता आपको डिसाइड करने में और फिर वो गोला कलर करने में, ठीक है। तो कंस्टिट्यूशन आपको अगर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं तो आप नहीं दे सकते, सिंपल सा है, ठीक है। सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी, ठीक है। तो भाई 3 वर्ड आपको पता है क्या? पहला क्वेश्चन, अगर पता है तो आप सीधा एलिमिनेट करो। कौन से 3 वर्ड थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो इसमें सॉवरेन थी, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता है, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो सॉवरेन सॉवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट भी है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो ये है, ये वर्ड पहले से ही थे, ठीक है। 3 वर्ड मैंने पहले ही बता दिया। तो आपका करेक्ट आंसर है A1 इज द सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। ये 1976 को 42nd अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है यूपीएससी प्रिलिमिनरी का 2021 का क्वेश्चन, जो ऊपर ही ऊपर लगेगा कि भैया ये रिलेटेड तो नहीं है प्रीएम्बल से, लेकिन ये प्रीएम्बल से कैसे रिलेटेड है आपको अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेटस था वो किस तरीके से था, ठीक है। तो ये स्टेटस कौन से बारे में, ये ऑप्शन से ही पता चलेगा किसके बारे में ये स्टेटस। फर्स्ट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक एक वर्ड बढ़ाते गए, ऐसे ऑप्शन आपके बनते गए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन 2021 के प्रिलिमिनरी में था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, प्रीएम्बल में शब्दों का क्या ढांचा था, ठीक है। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है। और जब अमेंडमेंट हुआ 1976 को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें जो शब्दों का ढांचा था वो किस तरह था, बस इस दोनों इस पे आपका सवाल जवाब है। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा है, इससे पहले वाले से पहला क्वेश्चन, ठीक है, उसमें क्या था, कौन से 3 वर्ड ऐड किए थे 1976 को। तो ये क्या क्वेश्चन हुआ कि 1950 को कौन से वर्ड थे, सिंपल था। तो 3 वर्ड हमने देखे थे, कौन से वर्ड थे वो? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड थे। अब देखो ये वर्ड यहाँ पे है या नहीं। देखो D1, डी में क्या जो है सोशलिस्ट है, तो 1956 में ये था सोशलिस्ट वर्ड? नहीं था भाई, ठीक है। सेकुलर डाला है यहाँ पे, तो ये सी था, मतलब सेकुलर वर्ड था? नहीं था 1950 में, ये 1976 में डाला गया है। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देखिए यहाँ पे अभी खेल हो रहा है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दिया है, यहाँ पे एक शब्द खा दिया है। तो इसीलिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन रटा हुआ होना मतलब बहुत ही जरूरी है, मतलब बहुत ही जरूरी है भाई ये रटा होना। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन रटा हुआ है तो आप
इसका सही आंसर दे नहीं सकते। अब कुछ लोग जाएंगे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वह सोरेन को खा गया, सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, दैट इज देयर। सो अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी सही होना चाहिए। चलिए देखते कौन सा सही है। तो आपका आंसर रहा आपके सामने ये है। तो 10 सेकंड आपको देने थे भाई। हाँ चलो डिसाइड कर लो फिर। कभी को, और अभी पहला हमारा डेमो लेक्चर है, इसके कारण ये थोड़ा हो रहा है आगे पीछे, लेकिन अगले लेक्चर में आपको परफेक्टली जरूर मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो 26 जनवरी 1950 में इतने ही वर्ड थे। कौन से? अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तीनों ही वर्ड शुरुआत में थे, तीनों ही मतलब बाकी भी वर्ड थे, लेकिन ये जो ऑप्शन में दिए हैं ये तीनों वर्ड थे। लेकिन अभी जो अगर प्रियम्बल पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे पूरा दिया है अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो ये इसमें जो है सोवरेन के बीच में सोशलिस्ट सेकुलर 2 वर्ड ऐड किए गए हैं, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये आगे चला है, और इंटीग्रिटी तो वर्ड नीचे के पैरा में आता है। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एक बार हम पढ़ दे। देखिए यहाँ पे अभी क्वेश्चन था सोवरेन था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा तीनों ही था। ये 1950 के था। सोशलिस्ट सेकुलर जो ये 2 वर्ड है, ये 2 वर्ड है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए थे। ठीक है, तो विद द पीपल ऑफ इंडिया ये तो है भाई। ठीक है, ये देखो इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो हाईलाइटेड वर्ड है, जो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस पे क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अब जस्टिस, अब इसमें आपका कंफ्यूजन कर सकता है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन अगर पूछता है यूपीएससी, तो जस्टिस ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ ऐसा भी उल्टा कर सकता है। लिबर्टी इन सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी, स्वातंत्र्य, सामाजिक स्वातंत्र्य, इकोनॉमिक स्वातंत्र्य की बात कर सकता है, या पॉलिटिकल, ऐसा मतलब ये शब्द इससे जोड़ सकता है और ये शब्द इससे जोड़ सकता है। ठीक है, तो ये गलत चीज यूपीएससी आपके साथ कर सकती है और आपको फंसा सकती है एक 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। और ये 1 मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली इन इसी पेजेस से, ये जो पेज है ना, इसी पेज से हर साल आते हैं। ठीक है, ये फ्रैटर्निटी इक्वलिटी लिबर्टी ये भी हमने देख लिया है, फ्रांस से लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, मान लो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, इन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हाँ डेट के बारे में 1946 इनेक्ट किया था, इम्प्लीमेंट किया था, ये भी क्वेश्चन आपको हर साल पूछते हैं। अगर आपको मान लो अगर ये रटने में दिक्कत हो रही है इंग्लिश, तो उतना तो ये हार्ड है नहीं, आप सिंपली इसको याद कर सकते हैं। लेकिन आप इसका हिंदी वर्जन भी आप देख सकते हैं, अगर आप हिंदी भाषी है तो आप हिंदी में भी इसको अच्छे से याद करके रख सकते हैं। अगर आपको दोनों लैंग्वेज में अगर दिक्कत है तो आपके अपने मातृभाषा में इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा गूगल पे सर्च करने के बाद, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इस पे जाके thelegislative.government.in इस पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट का इसका पेज है, इस पे जाके आप अपना अपना मलयालम है, अगर कोंकणी है, कन्नड़ा है, हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, जो भी लैंग्वेज है आपका, इससे आप इसको डाउनलोड करके इसको आप अच्छे से याद करके आपका 1 क्वेश्चन यूपीएससी का या फिर अदर किसी भी एग्जाम में अगर प्रियम्बल के बारे में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपका ये सॉल्व होना मतलब इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का यहाँ पे लेक्चर है प्रियम्बल के बारे में। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और हमारा डेमो लेक्चर था। अगर इसमें कुछ शब्दों का इधर उधर हो गया, स्लाइड में थोड़ा गड़बड़ हो गया, या फिर ये जो हाइलाइटर नहीं है मेरे पास, या फिर पेन अभी टैबलेट नहीं है फिलहाल, तो अगर आता है तो हम इसको भी हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। और साथ ही साथ प्रियम्बल को, ये तो एमसीक्यू था, इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक वर्ड को हम कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर जरूर करेंगे। और इसीलिए भाई आपका सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइव लॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी, बी हैप्पी और स्टे कनेक्टेड विद अस। इसलिए टावर लगाया पूरा। ठीक है, हमको सपोर्ट करने के लिए भाई चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जय हिंद, जय भारत।